नमस्कार दोस्तों, वल्ली पीसीएस 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंट बूस्टर। यह सीरीज आपका लेखपाल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रामसर सम्मेलन, इसमें हम देखेंगे सम्मेलन, प्रोटोकॉल और संधि। तो ये सब हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला है रामसर सम्मेलन। यह सम्मेलन ईरान में हुआ था 1971 में। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए था ये। आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण और युक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तय की गई थी। इसमें यह समझौता 1975 में लागू हुआ था। सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में 1971 में। समझौता लागू हुआ 1975 में। और भारत कब शामिल हुआ? तो 1982 में। भारत में कुल 99 रामसर साइटें हो चुकी हैं और 99वां जो बना है आपका वह शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में है। सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य जो है वह तमिलनाडु है। वहाँ कितना है? तो 16 है। और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 12 हो चुकी है। ये 12 हम देखने वाले हैं, इसलिए कि आयोग आपसे मैच द फॉलोइंग करा सकता है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से लेकर नरोरा तक फैला हुआ है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में है। समन पक्षी अभ्यारण्य आपका मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। सरसई नावर झील यह इटावा में है। सुर सरोवर या कीठम झील भी इसको बोलते हैं, तो यह है आगरा में। हैदरपुर वेटलैंड आपका बिजनौर में है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका संत कबीर नगर में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य आपका एटा में है। तो ये रहा हमारा रामसर स्थल। अब देखते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसका आयोजन हुआ था 5 जून से 16 जून 1972 में। स्थान था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? तो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन रखना, पर्यावरणीय मुद्दों की वैश्विक मान्यता प्रदान करना, विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद स्थापित करना। तो ये इसका उद्देश्य रहा। आगे देखते हैं साइट्स के बारे में। इसका पूरा नाम है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। यह सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और IUCN की बैठक 1963 में इसका मसौदा तैयार हुआ था साइट्स का। 1 जुलाई 1975 से लागू हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? तो यह निश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को कोई खतरा न हो। तो यह इसका उद्देश्य रहा। और भारत 1976 में इसका सदस्य बना। भारत कब बना था? तो 1976 में। अगला सम्मेलन है हमारा हेलसिंकी सम्मेलन 1974। यह समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। तो आइए चलिए देखते हैं हम। तो समुद्री पर्यावरण सुरक्षा पर हेलसिंकी सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है कि बाल्टिक सागर को समुद्री प्रदूषण से बचाना और उसका संरक्षण करना है। जो समुद्र में तेल रिसाव होता है, जहाजों का कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। स्थान है हेलसिंकी। कहाँ पे है? तो फिनलैंड में है। अंगीकृत किया गया था इसे 22 मार्च 1974 को। और लागू कब हुआ था? प्रश्नों में से पूछ दिया रहेगा कि अंगीकृत कब किया गया, लागू कब हुआ यह सम्मेलन। तो 3 मई 1980 को लागू हुआ। उद्देश्य क्या है इसका? तो समुद्र में तेल रिसाव, जहाजों का कचरा, रासायनिक अपशिष्ट, कृषि बहाव जैसी समस्याएं गंभीर हो गई थी उस समय। इस संकट से निपटने के लिए पहली बार क्षेत्रीय समुद्री पर्यावरण संधि के रूप में यह सम्मेलन हुआ था। अगला समझौता हमारा वियना समझौता 1985। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 1985 में अपनाई गई थी। स्वीकृति दिया गया था इसे 22 मार्च 1985 को। स्थान था वियना यानी ऑस्ट्रिया में। लागू हुआ यह 22 सितंबर 1988 को। प्रकृति इसका कैसी है? तो यह बाध्यकारी नहीं है। जो इसमें नियम कानून बने थे वो बाध्यकारी नहीं है। उद्देश्य क्या था कि जो पृथ्वी की ओजोन परत को हानिकारक रसायनों जैसे CFC से होने वाली क्षति से बचाना और इसके लिए वैज्ञानिक सहयोग, नीति निर्माण और वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना था। भारत ने इस समझौते पर 1991 में हस्ताक्षर किए। ओजोन परत संरक्षण अधिनियम 2000 के माध्यम से इसे लागू किया गया। भारत ने इस समझौता को 1991 में हस्ताक्षर किया और भारत में ही ओजोन परत संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत इसको माध्यम से लागू किया गया है। अगला प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। अंगीकृत किया गया था 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। और लागू हुआ आपका 1 जनवरी 1989। संशोधन हुआ था लंदन 1990, कोपेनहेगन 1992, किंगाली समझौता 2016 आदि में संशोधन भी किया गया था इस चीज में। उद्देश्य क्या है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों जैसे CFC, SCFC आदि को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। अन्य विशेषताएं हम देख लेते हैं। यह बाध्यकारी संधि है। वियना था बाध्यकारी नहीं था, लेकिन ये जो मॉन्ट्रियल है यह बाध्यकारी है। देशों को उनके विकास स्तर के अनुसार अलग अलग समय पे समय दी गई थी। यानी देशों को उनके विकास स्तर के अनुसार अलग अलग समय दिया गया था लोगों को।
और विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए मल्टीलेटरल फंड की स्थापना की गई थी। तो ये रहा विशेषताएं। अब देखते हैं कि भारत कब शामिल हुआ। तो भारत ने 1992 में अपनाया था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और ओजोन परत संरक्षण नियम 2000 भारत में लागू हुए, मतलब उसी के तहत लागू हुआ था। जो हमारा ओजोन परत संरक्षण नियम अधिनियम आया था 2000, उसके तहत लागू है पहले से ही। बेसल कन्वेंशन 1989, यह कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1989 को। लागू हुआ 5 मई 1992 को। स्थान था बेसल। बेसल कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। भारत 1992 में सदस्य बना। उद्देश्य है कि खतरनाक जो अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना और उनका सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इसका यह उद्देश्य है। आगे देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन 1992 सन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद उद्देश्य और भारत कब जुड़ा और थोड़ा सन पे जैसे लागू कब हुआ, ये सब भी ध्यान देना आपको। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूएन का एक ऐतिहासिक पर्यावरण सम्मेलन था। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। बस इसमें देखते हैं कि उद्देश्य इसका क्या था। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको बाद में ही देखेंगे हम लोग। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक सतत विकास के बीच संतुलन बनाना है। आयोजक था, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका आयोजक किया गया था। उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास और पर्यावरणीय समस्याओं का एक साथ समाधान खोजना था। उसी तहत आया था UNFCCC। यह क्या है? तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है। उद्देश्य क्या था इसका? ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रण करना, वार्ता का मंच प्रदान करना और वित्तीय तकनीकी सहायता देना, जिसके माध्यम से हम लोग देखते नहीं थे कि COP21 में क्या हुआ था, COP30 में क्या हुआ। तो वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। स्थापना हुआ था 1992 के रियो डी जेनेरियो वाल में अपनाया गया था UNFCCC को। 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था ये। मुख्यालय इसका बॉन में है, जर्मनी में। आगे देखते हैं कि जैव विविधता संधि CBD के बारे में। पृथ्वी पर जीवन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पृथ्वी पर जीवन और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। यह जो संधि है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है और 1993 में लागू किया गया था। लक्ष्य है कि जैव विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग और उनसे मिलने वाले लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना है। तो ये रहा हमारा जैव विविधता संधि। आगे देखते हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह 2000 में आया था। तो है क्या ये? तो यह जैव विविधता पर आधारित कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक अतिरिक्त समझौता है। यह प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। स्वीकृति हुआ था 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में, और लागू हुआ 11 सितंबर 2003 को। लागू कब हुआ? तो 11 सितंबर 2003 को। भारत ने पुष्टि कब की? तो 17 जनवरी 2003 को। और भारत में लागू कब हुआ था ये? तो 11 सितंबर 2003 को। आगे है नगोया प्रोटोकॉल 2010। यह क्या है? तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक पूरक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह प्रोटोकॉल जैव संसाधनों तक पहुंच और उनसे प्राप्त लाभों के न्याय संगत और समान वितरण से संबंधित है। स्वीकार किया गया 29 अक्टूबर 2010 को नगोया, जापान में, और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2014 को। यह ध्यान देना है कि लागू कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य है कि जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का साझा करना और जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों को सशक्त करना है। भारत इस पर हस्ताक्षर किया 2011 को और पुष्टि किया 9 अक्टूबर 2012 को। ये सन ध्यान दीजिएगा कि 9 अक्टूबर 2012 को क्या किया था? पुष्टि। भारत का कानून जैव विविधता अधिनियम 2002 नगोया प्रोटोकॉल की भावना को पहले से ही लागू करता है। ये जो हमारा ये अधिनियम आया था। आगे है मीनामाता कन्वेंशन। इसको अंगीकृत किया गया था 10 अक्टूबर 2013 को और लागू हुआ हमारा 16 अक्टूबर 2017 को। स्थान था कुमामोटो, जापान में, और प्रेरणा कहाँ मिली थी? तो जापान के मीनामाता शहर में पारे से हुई मीनामाता बीमारी की त्रासदी के रूप में इसको प्रेरणा मिला था और इसलिए ये कन्वेंशन लाया गया था। तो मीनामाता कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसे पारे के उत्सर्जन, व्यापार, उपयोग, भंडारण, निपटान को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया था। भारत ने इस कन्वेंशन पर 2014 में हस्ताक्षर किया और 2018 में इसे स्वीकार किया। हस्ताक्षर हमने कब किया था? 2014 में, और इसे स्वीकार किया 2018 में। इसको तो मीनामाता कन्वेंशन को। आगे है पेरिस समझौता। COP21 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, फ्रांस में। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। यह जो पेरिस समझौता था यह बाध्यकारी समझौता था। उद्देश्य इसका यह था कि तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की महत्वाकांक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन का शमन करना और वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखना है। ये इसका उद्देश्य है COP21 का। और देख लेते हैं हम कि कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए थे। तो COP26 हुआ था ग्लासगो में,
COP27 हुआ था मिस्र में, और COP28 यूएई में हुआ था, और COP29 अजरबैजान में, और COP30 ब्राजील में, और COP31 जो होने वाला है 2026 का, वह होगा अताल्या तुर्की में। ये ध्यान देना है कि 2000 और जो COP31 होने वाला है 2026 में, यह कहाँ होगा, तो अताल्या तुर्की में। अब देखते हैं सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाया गया था इसे। उद्देश्य था कि 2030 तक गरीबी खत्म करना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी के लिए शांति व समृद्धि सुनिश्चित करना था। हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का जो एजेंडा 2030 में 17 विकास लक्ष्य रखा गया था, तो वो 17 विकास लक्ष्य आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है। तो पहला लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन करना। दूसरा लक्ष्य था हमारा, लक्ष्य 2 है शून्य भुखमरी। लक्ष्य 3 है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। चौथा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। लक्ष्य 5 हमारा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां लक्ष्य है हमारा SDG 7 है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। SDG 8 क्या है, तो अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। SDG 9 है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। SDG 10 है असमानता कम करना। 11वां हमारा SDG है टिकाऊ शहर और समुदाय। SDG 12 है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन के बारे में है। SDG 13 जो है जलवायु कार्रवाई के बारे में है। और SDG 14 क्या है, जल के नीचे जीवन। और SDG 15 भूमि पर जीवन। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। लक्ष्य 16 क्या है SDG का, तो शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं। और 17वां क्या है हमारा, तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझेदारी। तो ये रहा हमारा प्रोटोकॉल, संधि और कन्वेंशन। इंपॉर्टेंट है, ये लेखपाल में आने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तो कैसा रहा आपका लेक्चर, ये जरूर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।